नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मुरैना में जनपद अध्यक्ष के पति की दबंगई का मामला सामने आया है। जनपद सदस्यों की बैठक में बंदूकधारियों के साथ जनपद सदस्यों के विरोध में धमकी देने की बात सामने आ रही है और जनपद सदस्यों की बैठक में बंदूकधारियों के साथ पहुंचे, जनपद सदस्यों के विरोध पर धमकी दी। मूक दर्शक बने रहे जनपद पंचायत सीईओ। जौरा जनपद पंचायत का मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। जनपद अध्यक्ष के पति की दबंगई का मामला सामने आया है। सदस्यों की बैठक में बंदूकधारियों के साथ वो पहुंचे पहले तो, उसके बाद जितने भी जनपद सदस्य हैं उनके विरोध में धमकी तक दे दी, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ मूक दर्शक बने रहे। जौरा जनपद पंचायत का यह मामला है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बंदूकधारियों के साथ वो पहुंचे और अध्यक्ष के पति की दबंगई का मामला सामने आया है। तो इस तरह एक बड़े पद पर रहने के बावजूद भी यहां पर जनपद अध्यक्ष के पति की दबंगई का मामला सामने आया। ये जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने के लिए गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी चुना हुआ जनपद सदस्य अपनी आवाज़ ना उठा सके। क्षेत्र में पूरे जौरा जनपद में भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। सीईओ से लेके और जनपद अध्यक्ष और उनके पति द्वारा 10 से 15% कमीशन लिया जा रहा है। और देखिए, अब ये जो है मैटर अभी संज्ञान में आया है और थाना प्रभारी को मैं अभी बता देता हूँ, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है और नियमानुसार उसमें कार्रवाई। तो बैठक में बंदूकधारियों के साथ जनपद अध्यक्ष के पति पहुंचे और दबंगई करने लगे, धमकी तक यहां पर देते हुए नजर आए हैं। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों यहां पर जो जनपद अध्यक्ष के पति हैं वो दबंगई करते नजर आए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जौरा जनपद सदस्यों की अध्यक्ष और जनपद सीईओ बैठक ले रहे थे। इसी दौरान जो जनपद महिला जनपद अध्यक्षा हैं प्रिया, उनके पति यानी कि जो नरेंद्र सिकरवार थे, वह अपने 3 बंदूकधारी यानी कि 3 अपने समर्थक थे, उन्हें लेकर के बैठक में पहुंच गए। हालांकि प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी बंदूकधारी हो या फिर अन्य जो निर्वाचित होकर के जो सदस्य आए हैं उनके अलावा, अधिकारियों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को इस बैठक में एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद भी इनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि जनपद सदस्य एक जो 21 वार्ड क्रमांक से जनपद सदस्य हैं माफ कीजिएगा, जो संतराम रावत, उनके साथ जो एक बंदूकधारी युवक था उसके द्वारा बदतमीजी भी की गई है। बदतमीजी इस तरह की गई है कि उसको जो वो अपनी बात रख रहा था, उसके बाद बात रखने से पहले ही जो बंदूकधारी एक युवक था उसने हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो संतराम रावत हैं जनपद सदस्य, उन्होंने थाने में आवेदन देकर के शिकायत की है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो अन्य जनपद सदस्य हैं, चाहे तो नरेंद्र सिकरवार उर्फ टिंकू सिकरवार की बात की जाए, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम सभी जनपद सदस्य एकत्रित होकर के कलेक्टर और एसपी से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मुलाकात करेंगे और सख्त कार्रवाई की मांग भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में जो जनपद सीईओ हैं कुलदीप श्रीवास्तव, वह भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ना तो जनपद जो महिला जनपद अध्यक्षा हैं उनके पति से कुछ कहा और ना ही बने रहिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जनपद पंचायत सीईओ और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो बंदूकधारी यहां पर पहुंचे और इस तरीके से अभद्रता करते नजर आए। कुलदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनपद पंचायत सीईओ। कुलदीप जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। कुलदीप जी, क्या वजह रही जो इस तरीके से दबंगई का मामला पूरा सामने आया? कौन सी बात थी जो इस तरह बंदूकधारी पहुंचे यहाँ पर? देखिए, इस तरह का कोई मामला नहीं था। कल लंबे समय के बाद जनपद पंचायत की जो बॉडी होती है समिति, उसकी बैठक थी। उसमें ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं इनके साथ एक दो सुरक्षा के लिए
बंदूकधारी लोग चलते हैं। तो चूंकि मीटिंग हॉल में वो उनको छोड़ने आए थे, उसके बाद जैसे ही उनको देखा कि बंदूकधारी कमरे के अंदर है तो उनको हॉल के तुरंत बाहर कर दिया गया। और इस तरह की कोई वाद विवाद की कोई स्थिति नहीं थी। समिति की बैठक होती है जिसमें विभिन्न योजनाओं पे और विकास की चीजों पे बात होती है, तो वही बात हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, हम न्यूज़ 18 पर वो वीडियो चल भी रहा है। धमकी देने का भी वीडियो सामने आया है। यहाँ पर धमकी दी जा रही थी, ऐसा दहशत फैलाने की कोशिश थी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ गार्ड उनको छोड़ने आए थे जिनको बाहर कर दिया गया था। अब वीडियो में क्या है, इंटरप्रिटेशन शायद ऐसा लग रहा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये मीटिंग जो थी ये गिने चुने लोगों की मीटिंग थी, लेकिन यहाँ पर जनपद सदस्य के पति कैसे पहुंच गए? जनपद सदस्य के पति नहीं, वो जनपद अध्यक्ष के जो पति थे वो माननीय मंत्री जी के नामांकित प्रतिनिधि के रूप में वहां पे आए थे। जी चलिए ठीक है। हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं अब इसमें, क्योंकि बंदूकधारी एक कोई मीटिंग चल रही है और अगर उस मीटिंग में इस तरह बंदूकधारी पहुंचते हैं अचानक से और भागम भाग सी स्थिति बन गई है तो सवाल उठना लाजमी था। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर एयरपोर्ट, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। जम्मू कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उसे लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, अब क्या हो रहा है? वो तो दुनिया देख रही है किस तरह से घर में घुस के मारे हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, जैसे एयर स्ट्राइक किए। तो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। विजय शर्मा, अरुण साव भी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा ओपी चौधरी भी आज जो हैं दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सुनिए। जैसे एयर स्ट्राइक किए। बड़वानी में कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्ते ने 23 लोगों को काटा है। सड़क पर चलते लोगों पर हमला किया गया। महिला को काटते सीसीटीवी सामने आ चुका है। बड़वानी शहर की एक घटना है और यहां पर जो कुत्ते हैं उनका आतंक बढ़ता जा रहा है और साथ ही वो अब हमला कर रही हैं। 23 लोगों को कुत्तों ने काटा है। सड़क पर चलते लोगों पर हमला किया गया। महिला को काटते सीसीटीवी सामने आया है, जहां एक महिला को एक कुत्ते ने काटा। हालांकि एक व्यक्ति जो गुजर रहा था, एक राहगीर को भी कुत्ते ने काटा है, हमला किया गया। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं कि इन पर कंट्रोल किया जा रहा है या इनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा धरातल पर। पंकज हमारे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं, पंकज शुक्ला। पंकज, क्या जानकारी है, क्यों इस तरीके से कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है इलाके में? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम का एक असर देखने को मिलता है, बारिश में अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं और वही घटना कल जो है बड़वानी शहर में देखने को मिली और एक ही कुत्ता बताया जा रहा है काले कलर का, जिसके द्वारा ये पूरा आतंक फैलाया गया है और इसने एक एक करके दिन भर में जो है 23 लोगों को अपना शिकार बनाया है। किसी के हाथ में तो किसी के पैर में उसने काटा है और सीसीटीवी में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक सामान्य सा जो कुत्ता है वो साइड से गुजर रहा था। महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि वो उन पर इस तरीके से हमला कर देगा। हालांकि प्रशासन जो नगर पालिका सीएमओ है कुशल सिंह डोडवे, उन्होंने बताया है कि हम लोगों के द्वारा कल से ही टीम को उस काम में लगा दिया गया और जल्द से जल्द उस कुत्ते को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि सीएमओ का ये भी कहना है कि एक नहीं 2 कुत्ते हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो दोनों की तलाश करके उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़वानी में कुत्तों का आतंक है और शहर में क्योंकि लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, गली के कुत्ते लोगों को शिकार बना रहे हैं और हमला कर रहे हैं। ऐसे में जान पर बात आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं। एक महज कुत्ता ऐसा है जो 23 लोगों का शिकार कर चुका है, लेकिन अब तक उस पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया गया। शिकायतों के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये चिंता का विषय है कि आखिर क्यों एक कुत्ते को पकड़ने के लिए इतने दिन लगे और उसने अब तक 23 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इंदौर की बात करेंगे, जहां दिन दहाड़े बैंक लूट का मामला सामने आया है और बैंक लूट के आरोपियों का अब तक सुराग ही नहीं मिल पाया।
फोटो आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 6 लाख रुपए की लूट हुई है। मास्क और रेनकोट पहने बदमाशों ने फायरिंग की थी। कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर फरार हो गए थे। बैंक में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बावजूद इसके अभी भी हाथ खाली हैं। पुलिस के अब तक सुराग नहीं लग सका है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आखिर क्या वजह है जो अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? क्यों नहीं पता चल पाया कि कौन था वो लुटेरा, कहां से आया था, कहां गया? 6 लाख रुपए की लूट। देखिए, लगभग 12 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अलग अलग लोकेशन पर जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे वो तस्वीर को खंगाल रही, यानी जो बदमाश का हर एक मूवमेंट आगे की तरफ गया है उस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। सिर्फ इतना ही पुलिस को पता है, या पुलिस कह रही इस बात को कि जिस तरीके से वो आया था, जो बंदूक उसके पास थी, उस अक्सर वो बंदूक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये आशंका है कि सिक्योरिटी गार्ड ने इस डकैती की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सिर्फ एक ही बदमाश ने 9 मिनट के अंदर 6,64,000 रुपए लूट कर डकैती डालकर बकायदा फरार हो गया। और उस वक्त बैंक के अंदर 11 कर्मचारी मौजूद थे, ग्राहक भी बैंक के अंदर मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। और बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा के लिए ना वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना वहाँ का अलार्म भी जारी था। यानी जो सायरन है, अगर बैंक के अंदर कोई घटना होती है और उस वक्त आप पे जो एक सायरन दिया गया था कि सायरन का बटन दबा दे तो आसपास अलर्ट हो जाए, थाने में भी वो सूचना पहुँच जाए, लेकिन वो भी बंद मिला। तो ये तमाम ये जो चीज़ें हैं वो सामने आई है। यानी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे सब कुछ पता था, बेहतर तरीके से उसे पता था कि कितने बजे कितने कर्मचारी रहते हैं, कितने बजे भीड़ रहती है, कितने बजे पैसे का कलेक्शन होके जो हेड ऑफिस जाता है, उसे सब कुछ पता था। यानी प्लानिंग के तहत उसने डकैती डाली, 6,64,000 रुपए लेकर अपनी आई स्मार्ट बाइक से वो फरार हो गया। हालांकि अब एक नया सीसीटीवी भी सामने आया जिस पर थोड़ा सा वो क्लियर नजर आ रहा है, और वहां पे पुलिस को लग रहा है शायद ये विजयनगर से भंवर कुआं की तरफ का मूवमेंट हो सकता है, या क्योंकि वो बड़ा स्क्वायर है, वहां से कई तरह के अलग अलग रास्ते जाते हैं, इसलिए पुलिस को लगा अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। आगे के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, चलते चल आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंदौर की पुलिस क्या कर रही है। इंदौर में डकैती, हत्या और तमाम जो बड़े गंभीर अपराध है, राह चलते लोगों के मोबाइल लूटे जा रहे हैं, चेन स्नेचिंग की घटना सामने आ रही है, डकैती की पिछली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे आज तक पुलिस एक्सपोज नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस के ऊपर जब दबाव था तो कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन महज 2 घंटे के अंदर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। कहा ये वो अपराधी नहीं है, ये वो आरोपी नहीं है जिसे आपने डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया है, तो आरोपी भी छूट चुका है। तो तमाम इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, और खासतौर पर पुलिस चिंता की बात है किस तरह से क्यों आखिर लूट और डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, और इसमें पुलिस के हाथ सबसे बड़ी बात अभी भी खाली है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल को अब भिखारी मुक्त करने की तैयारी है। 8 एसडीएम, तहसीलदार और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी सर्वे में जुट गए हैं। सर्वे के तहत सभी भिखारियों की प्रोफाइल बनाई जा रही है। आपको बता दें कि गोविंदपुरा इलाके में तो सबसे ज्यादा भिखारी चिन्हित किए गए हैं और अधिकांश भिखारी गांधीनगर के रहने वाले हैं। 3 दिनों तक चलने वाले सर्वे अभियान के पहले दिन 200 से भी ज्यादा लोग भीख मांगते मिले हैं, और अब इनका सर्वे किया जा रहा है क्योंकि इंदौर तो अब भिखारी मुक्त सिटी बन ही चुका है, लेकिन अब भोपाल को भी भिखारी मुक्त सिटी बनाना है, और इसके लिए प्रशासन की तरफ से सर्वे किया जा रहा है। 3 दिन तक सर्वे अभियान चलेगा कि कहां कितने भिखारी बैठते हैं, कितने की संख्या में बैठते हैं, कौन सा ऐसा शहर इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा भिखारी पाए जाते हैं। एक सर्वे बनाया जाएगा, एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद जो है एक्शंस लिए जाएंगे ताकि प्रदेश को, ताकि इस शहर को, राजधानी को भिखारी मुक्त राजधानी बनाया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो देश की ऐसी पहली राजधानी होगी भोपाल, जो कि भिखारी मुक्त होगी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। वासु, भोपाल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मिशन है जिस पर प्रशासन काम कर रहा है, सर्वे बनाया जा रहा है ताकि भिखारियों को चिन्हित किया जा सके कि कहां कितने भिखारी है। क्या है ये पूरा सर्वे, विस्तार से बताइए।
बिल्कुल अंशिका, देखिए राजधानी भोपाल में लगातार दिन पे दिन ये देखने में आ रहा है कि जो भिखारियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आए दिन मंदिरों के सामने, धार्मिक स्थलों के सामने, सार्वजनिक जगहों पे, मार्केट्स में, सिग्नल में अक्सर जो भिखारी हैं वो वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं ये यातायात में बाधक भी बनते हैं और लोगों को भी खासी परेशानी होती है और इससे शहर की साख पर भी एक धब्बा लगता है। तो अब प्रशासन की कोशिश है कि इन भिखारियों का बेहतर रूप से सेटलमेंट किया जाए, इस तरीके की एक योजना बनाई जाए कि उनको भी बेहतर रूप से जीवन यापन हो सके और लोगों को भी किसी तरीके का अवरोध ना हो और जो एक शहर की गरिमा होती है वो भी बनी रहे। और ये सरकार का और प्रशासन का कहीं ना कहीं दायित्व भी होता है कि देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसको रहने के लिए, जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। तो इसी लिहाज से जो पहले वो की गई है, नगर के अलग अलग जो एसडीएम है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, सर्वे का काम शुरू हो गया है। जल्द ही इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर फिर इनको किस तरीके से आने वाले समय में बचाने का काम करना है और क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करानी है, सरकार की योजनाओं को कैसे लाभ देना है, तो ये सारी चीजें जो है वो सुनिश्चित की जाएंगी। अंशिका, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अभियान हम इसे कह सकते हैं, भिखारियों की प्रोफाइल बनाई जा रही है। इसमें 8 एसडीएम से लेकर तहसीलदार जो है सर्वे में जुटे हैं। दतिया में मरीज भगवान भरोसे हैं। बिजली कटौती के चलते भांडेर अस्पताल में रात के दौरान अंधेरा हो जा रहा है और टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का किसी तरह इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में लगा सोलर पैनल भी कई दिनों से खराब पड़ा है और उमस के चलते अस्पताल आने वाले मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अशोक शर्मा संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अब ये अस्पताल भगवान भरोसे ही है, यहाँ जो धरती के भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं वो भी भगवान के भरोसे नजर आ रहे हैं। आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, कब तक सुधारे जाएंगे? देखिए, जो भांडेर अस्पताल है इसकी स्थिति काफी समय से बदहाल है। यहाँ पे डॉक्टरों की तो काफी समय से कमी है, लेडीज डॉक्टर कोई है नहीं, लेकिन जो भी बची खुची व्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी जो अस्पताल प्रबंधन है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। एक तो बिजली कटौती बेतहाशा हो रही है जिले में, उसमें सबसे ज्यादा भांडेर क्षेत्र में है और अस्पताल प्रबंधन को करना ये चाहिए था कि एक जनरेटर की व्यवस्था करवाते, जैसा कि अन्य अस्पतालों में है कि अगर लाइट जाती है तो मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर भरपूर बजट होने के बाद भी आज तक जनरेटर खरीदने का कोई प्रबंध नहीं किया गया, ना किराए पे लिया गया है। इसलिए स्थिति ये होती है जब लाइट चली जाती है तो भीषण गर्मी और उमस के मारे मरीजों का बुरा हाल हो जाता है। वो वार्डों से निकल करके बाहर बैठ जाते हैं, इधर उधर बैठ के टाइम पास करते हैं। तो कह सकते हैं बहुत हालात खराब हैं। इसमें भगवान के भरोसे हैं, कहा जाए जो बिजली विभाग है उनके रहमो करम पर ये चल रहा है अस्पताल। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अशोक। खंडवा में पेयजल आपूर्ति बाधित है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक टर्बिडिटी पहुंची हुई है। बता दें कि क्षमता से 3 गुना टर्बिडिटी, कर्मचारियों को सफाई में परेशानी हो रही है। बारिश के सीजन में पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। कई क्षेत्रों में आज देर से पानी आएगी। खंडवा में देखिए कितनी ज्यादा गंदगी है, गंदा पानी है और सफाई के नाम पर कई बार पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। खंडवा में अभी भी जो पानी आपूर्ति है वो नहीं हो पाई है। सीहोर जिले के बुदनी में रेलवे लाइन पर ट्रेन हादसे में एक टाइगर की मौत हो गई है। 2 शावक भी रेल से टकराने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन शावकों को इलाज के लिए कलेक्टर ने रेल मंत्रालय से स्पेशल एक डिब्बे की ट्रेन की व्यवस्था करवाई और चलती ट्रेन में इन नन्हे शावकों को इलाज मिलना शुरू हो सका। दरअसल रातापानी अभ्यारण्य के एक टाइगर और 2 शावक मिड घाट पर ट्रेन की चपेट में आ गए थे। इनमें से एक टाइगर की मौत हो गई, 2 शावक घायल हुए थे। जब मिड घाट के जंगल में वन विभाग की टीम पहुंची तो टाइगर शावक की मां वहां पर दहाड़ती हुई आ पहुंची, जिसके कारण वन विभाग का अमला मौके से लौट गया है।
दूसरे दिन प्रशासन स्पेशल ट्रेन लेकर पहुंचा। दोनों घायल शावक को रेस्क्यू कर विशेष ट्रेन से भोपाल रवाना किया गया, जहां कमलापति स्टेशन से शावकों को उतारकर वन विहार भोपाल ले जाया गया। यहां उनका इलाज किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है कि सर रेलवे से रिक्वेस्ट किया जाए और रेलवे से स्पेशल बोगी ली जाए, जिससे कि उनका रेस्क्यू करके उनकी जान को बचाया जा सके। कलेक्टर महोदय द्वारा खुद बोगी लेके यहाँ स्पेशल बोगी लेके आया गया और उसके में रेस्क्यू करके बोगी से वन विहार भेजा गया है। धमतरी में हाथी की दहशत है। फुट्ठा मुड़ा गंगरेल रोड पर दंतैल हाथी दिखा है। बता दें कि आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। ये उस दंतैल हाथी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते इलाके में दहशत है। आसपास के गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। खंडवा में देवशायनी एकादशी के मौके पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। ओंकारेश्वर, मोटका, खेड़ी घाट और हजारों जो संख्या के लोग हैं यहां पर मंदिरों में पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी भी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो देवशयनी एकादशी के मौके पर नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। ओंकारेश्वर से लेकर मोटका और खेड़ी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों महिला पुरुषों का आवागमन बना रहता है। वर्तमान में सावन पर्व भी आरंभ होने जा रहा है। विगत 1 वर्षों से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। घाट पर पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। व्यवस्थाएं की जाना चाहिए। यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्थाएं नहीं है। लोग खुले में शौच करते हैं, नर्मदा जी में जाकर शौच करते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर गंदगी बनी रहती है। रात्रिकालीन अंधेरा रहता है। चोर, उठाई गिरे, जेब पत्र, कचरे यहाँ पर खुले रूप से विचरण करते रहते हैं। शासन प्रशासन से यह मांग है कि सावन पर्व के पूर्व यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं खेड़ी घाट मोटक्का पर होनी चाहिए। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।